नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए इस वीडियो में हम देखिए इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए ये जब भी जितने भी क्वेश्चन हैं हमने डायरेक्ट लूसेंट की किताबों से ही उठाए हैं और ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी देखिए आ चुके हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट लिया है इस वीडियो का हमने। सिकंदर कब मकदूनिया का शासक बना? तो कब बना था? तो 336 ईसा पूर्व में सिकंदर जो है मकदूनिया का शासक बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये वाला। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? देखिए सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। ठीक है, अरस्तु काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जाता है और बार बार रिपीट भी होता है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? देखिए सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया था वो 326 ईसा पूर्व किया था सिकंदर ने भारत पर आक्रमण। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं ये वाला। सिकंदर किस रास्ते से भारत आया था? तो सिकंदर जो है ना खैबर दर्रे को पार करके जो है भारत आया था। देखिए ध्यान देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, काफी डीपली क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो खैबर दर्रे को पार करके सिकंदर जो है भारत आया था। ठीक है, किस रास्ते से आया था? देखिए ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए ये वाला। तक्षशिला के किस शासक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार की थी? तक्षशिला का एक शासक था, इसका नाम था आम्बिक। ठीक है, आम्बिक ने जो है सिकंदर की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, आम्बिक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए ये वाला। सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध किस राजा ने किया था? तो सबसे पहला और शक्तिशाली प्रतिरोध जो किया था वो पोरस के राजा ने किया था। ठीक है, पोरसों ने जो है सिकंदर का विरोध किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए सिकंदर ने किस राजा की बहादुरी और साहस से खुश होकर जीती राज्य वापस कर दी थी? देखिए पोरस के। देखिए जब पोरस ने जब इसका विरोध किया था और कब युद्ध हुआ था ना, तो उसकी बहादुरी और उसके साहस को देखकर जो है सिकंदर ने उसका जो राज्य है ना पोरस को वापस कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए ये वाला। हाइड्रोस्पीस का युद्ध किन के बीच हुआ था? देखिए हाइड्रोस्पीस का जो युद्ध काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो सिकंदर और पुरु के मध्य हुआ था। ठीक है, ठीक है, हाइड्रोपीस का युद्ध। ठीक है, सिकंदर और पुरु के मध्य हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए आगे देखिए हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सिकंदर की सेना किस नदी के तट पर पहुंचकर आगे बढ़ने से इनकार कर देता था? कि सिकंदर की सेना ने एक नदी के किनारे पहुंची, उन्हें आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। उस नदी का नाम है व्यास नदी। देखिए आपको पढ़कर भी पता चल गया होगा। ठीक है, कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट भी होता है। ठीक है, व्यास नदी को सिकंदर की सेना ने पार करने से मना कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए ये वाला। सिकंदर भारत क्यों आक्रमण किया था? सिकंदर ने जो है ना भारत पर क्यों आक्रमण किया था? तो विश्व विजेता बनने हेतु उसका एक सपना था कि मैं पूरे विश्व पर जो है विजय प्राप्त करूं, जिसके रहते हुए उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये देखिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 11। मगध राज्य के उत्थान में कौन कौन वंशों का योगदान रहा? देखिए मगध के राजाओं के उत्थान में जो है ना किस किस ने यानी कि वहाँ पर शासन किया था। सबसे पहले हर्यक वंश आए थे वहाँ पर, उसके बाद हर्यक वंश, इसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश और उसके बाद आ गए थे मौर्य वंश। देखिए नंद वंश को शासित करके जो है मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने वहाँ पर अपना शासन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए ये वाला। मगध की राजधानी कहाँ थी? देखिए मगध की जो राजधानी और उनके निर्माण करवाया था, तो मगध की देखिए राजगिरा उसका स्थान था, और उसका निर्माण किसने किया था? बिंबिसार ने करवाया था मगध की। ठीक है, मगध की राजधानी का जो निर्माण जो है वो राजगृह में कराया था और बिंबिसार ने करवाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बिंबिसार का राजवेद कौन था? देखिए बिंबिसार का जो राजवेद था वो जीवक था। ठीक है, जीवक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते देखिए। बिंबिसार का वध किसने किया? तो बिंबिसार का जो वध किया था ना उसी के पुत्र ने किया था, उसका नाम था अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु देखिए बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, और उसने जो है उसका अपने पिता की हत्या कर दी थी। ठीक है, अपने राजगद्दी के लिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिंबिसार कौन सा धर्म अपनाया था? देखिए बिंबिसार ने जो धर्म अपनाया था ना वो बौद्ध धर्म अपनाया था उसने। ठीक है, बौद्ध धर्म को जो है बिंबिसार ने अपनाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे ना एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और बार बार रिपीट भी होते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट जो है हमने लूसेंट की किताब से उठाए हैं। ठीक है, देखिए पितृहंता के नाम से इतिहास में कौन कुख्यात था? देखिए पितृहंता के नाम से था अजात शत्रु। देखिए विख्याता, विश्व विख्याता पितृहंता, पितृ हत्या के नहीं, देखिए पिता की हत्या करने वाला। ठीक है, पितृहंता के नाम से अजात शत्रु जो है आपका विश्व विख्यात था। अगला क्वेश्चन पढ़ देखिए। अजात शत्रु किस धर्म को मानता था? देखिए अजात शत्रु जो था वो जैन धर्म को मानता था। ठीक है, जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था अजात शत्रु ने। ठीक है, और उसका जो है एक उन्होंने
इसकी एक कमेटी भी बुलाई थी, ठीक है, आज बौद्ध जैन धर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 18 नंबर। उदयन ने किस नगर की स्थापना और अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। उदयन ने उदय पाटलिपुत्र की जो स्थापना थी उदय ने बनाई थी, ठीक है, और इसे अपनी राजधानी भी बनाया था पाटलिपुत्र को, ठीक है। इसका तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते देखिए, अंतिम नंद राजा धनानंद को किसने पराजित किया था, देखिए सबसे अंतिम जो राजा था ना नंद वंश का, देखिए तो घनानंद था, ठीक है, उसको क्या था चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजय किया था चाणक्य की मदद से, ठीक है। और उसके बाद अपना प्रधान गुरु जो है चंद्रगुप्त ने चाणक्य को ही बनाया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए देखिए 20 क्वेश्चन है, किसकी सहायता से, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, देखिए किसकी सहायता से चंद्रगुप्त ने राजा धनानंद को हराया था, तो विष्णु गुप्त। चंद्र देखिए चाणक्य का अन्य नाम केटल्य भी है, ठीक है, और विष्णु गुप्त भी है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या है, तो केटल्य और विष्णुगुप्त और चाणक्य, ठीक है। और इन्होंने जो है अर्थशास्त्र का पुस्तक भी लिखी थी जिसमें उसमें राजनीति के बारे में बताया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और काफी इंपॉर्टेंट, देखिए इस वीडियो में देखिए भारतीय हिसाब इंडियन हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को अंतिम तक जरूर देखेगा, एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में ऐड किया, तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 21, चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे, देखिए चंद्रगुप्त के गुरु थे चाणक्य, केटल्य और विष्णुगुप्त। मैंने बताया था ना तीनों ही नाम, देखे तीनों ही नाम जो है आपके चाणक्य के, इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का निर्माण किया था जिसमें कि राजनीति के बारे में काफी अच्छे से उन्होंने बताया है। चाणक्य का जन्म कहाँ पर हुआ था, तक्षशिला में, देखिए चाणक्य का जो जन्म जो हुआ था ना वो तक्षशिला के अंदर ही हुआ था, ठीक है, और वो तक्षशिला के गुरु भी रहे हैं, ठीक है। बाद में धनानंद ने उन्हें बेइज्जती करके देखे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था। उसके बाद उन्होंने एक कसम ली थी कि भारत पर जो है मैं आपका शासन नहीं रहने दूंगा। उसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त को देखा और उसे ट्रेनिंग दी और उसे युद्ध नीति सिखाई, ठीक है, और उसने धनानंद को पराजित कर दिया चंद्रगुप्त की मदद से, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 23, मैक्सिनीज किसके शासन में भारत आया था, देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिनीज जो है ना चंद्रगुप्त के शासन में देखिए भारत में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए वाला 24, मैक्सिनीज द्वारा भारत के विश्व में लिखित पुस्तक का नाम क्या है, देखिए मैक्सिनीज ने पुस्तक लिखी थी भारत में रहकर, ठीक है, भारत के ऊपर, तो उसका नाम था इंडिका, ठीक है। देखिए आप ध्यान दीजिएगा मैक्सिनीज किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था, और कौन सी पुस्तक लिखी थी, इंडिका लिखी थी। इंडिका में उन्होंने भारत के बारे में लिखा है, ठीक है, किसने लिखा, मैक्सिनीज ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए हाँ यार देखिए 24 क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की हत्या कहाँ हुई थी, देखिए चंद्रगुप्त की जो मौर्य की जो हत्या होती है ना सुवर्णबेल गोला में होती है। सुवर्णबेल गोला कहाँ पर है, तो वो कर्नाटक में है, कर्नाटक में जो है सुवर्णबेल गोला है, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए ये देखिए हम अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 26 नंबर, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था उसी का पुत्र बिंदुसार था। देखिए आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि बिंदुसार किसका पुत्र था, ठीक है, हिस्ट्री में देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए 27, बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था, देखिए सीरिया का एक राजदूत आया था बिंदुसार के दरबार में, तो उसका नाम था डाई मेकर, ठीक है, डाई मेकर देखिए सीरिया का राजदूत था, ठीक है, जो बिंदुसार के राज्यसभा में आया था, ठीक है। और बिंदुसार किसका पुत्र है, तो चंद्रगुप्त का वो पुत्र है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 28, बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ विरोध हुआ, देखिए बिंदुसार के शासनकाल में जो है ना तक्षशिला में, देखिए तक्षशिला में भी विरोध हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, विरोध हुआ था तक्षशिला में, ठीक है। बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था, तो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, ठीक है, ब्राह्मण धर्म का वो अनुयायी था। लेकिन उनके जो पुत्र थे चंद्रगुप्त मौर्य वो जैन धर्म को मानते थे, ठीक है, लेकिन उनको जो बिंदुसार था वो ब्राह्मण धर्म को मानता था, ठीक है, ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, उसका प्रचार प्रसार किया था ब्राह्मण धर्म का बिंदुसार ने, ठीक है। बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन के तरफ देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 30, बिंदुसार की मृत्यु के बाद कौन मगध की गद्दी पर बैठा था, देखिए बिंदुसार की जब मृत्यु हो गई तो उसकी गद्दी पर बैठे थे महान अशोक, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर देखिए 31, अशोक का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, जो अशोक का जो राज्याभिषेक था वो पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है, पाटलिपुत्र इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम अशोक के बारे में पढ़ने वाले हैं, देखिए एक एक राजा के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, भारतीय राजा के बारे में जो भी इंपोर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं एग्जाम में उन्हीं के बारे में हम देखिए पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 32 नंबर पढ़ते हैं, कौन सा युद्ध अशोक के जीवन में एक महान परिवर्तन का सूत्रपात करता है, ठीक है, कलिंग का युद्ध, कलिंग के युद्ध में ना
अशोक के जीवन को उथल पुथल कर देता। उसमें इतना नरसंहार हुआ था कलिंग युद्ध में, इतने व्यक्ति मारे गए थे, ठीक है। तो उसके जो मन को जो है ना विचलित कर दिया था अशोक के मन को, जब इतने व्यक्तियों को जब मृत्यु हुई थी कलिंग युद्ध में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 33। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया। तो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए, जिसे हम ब्राजी लिपि बोलते हैं, ठीक है। खरोष्ठी लिपि तो ऑप्शन में नहीं आता है, ठीक है, लेकिन ब्राजी लिपि जो है ये वाला देखिए ऑप्शन में आता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। वहां पर ऑप्शन में खरोष्ठी लिपि तो नहीं आया था, लेकिन ब्राजी लिपि आता है, ठीक है। अशोक के शिलालेखों को, ठीक है, अभिलेखों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 34। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? देखिए बौद्ध धर्म को अपनाया था, देखिए महान अशोक ने, ठीक है। महान अशोक जो थे, कलिंग युद्ध में नरसंहार जब हुआ था, इतने व्यक्ति मारे गए थे, तो उनका मन जो है विचलित हो गया था, ठीक है, और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए हम देखें अगले अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्र महेंद्र और बेटी चारू मित्रा संघ में संघमित्रा को किस देश में भेजा था? देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक ने जो है अपने पुत्र महेंद्र और बेटी चारू मित्रा व संघमित्रा को जो है श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, और दूसरा नेपाल भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार। देखिए ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। और इसमें उनके पुत्र का नाम महेंद्र है और उनकी 2 पुत्री है, बेटी चारू और दूसरे का नाम है संघमित्रा, ठीक है। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी एक क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। अशोक के जो बौद्ध धर्म गुरु थे वो कौन थे? तो उपगुप्त प्रथम, ठीक है। उपगुप्त प्रथम जो है आपका अशोक के बौद्ध गुरु रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए ये देखिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37। अशोक के कहाँ के स्तंभ पर 4 सिंहों का शीर्ष बनाया गया है? देखिए सारनाथ, देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये आपने मध्य प्रदेश सारनाथ, ठीक है। तो अशोक का एक स्तंभ पर जो है 4 सिंहों को का एक पत्थर को ऐसे काटा गया है, ठीक है। उसके चारों दिशाओं में जो है सिंहों को आकर्षित किया गया है, ठीक है। इसको शीर्ष पर जो है सिंह है वो सारनाथ मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38। खरोष्ठी कैसी लिखी जाती है? देख खरोष्ठी जो लिखी जाती है ना, वो दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती है, यानी कि इस तरह चलती है खरोष्ठी लिपि, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और हम जनरली किस तरह से लिखते हैं? हम जनरली लिखते हैं इस तरह से, ठीक है, हम जनरली। लेकिन खरोष्ठी लिपि में इसका उल्टा होता है, उसमें इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, उसमें इस तरह से लिखा है खरोष्ठी लिपि में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी देखिए एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। बहुत से बच्चों को नहीं पता होते तो इसका आंसर वो गलत भी नहीं करते, ठीक है, इसे छोड़ के जाते हैं अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करो तो, ठीक है। लेकिन आपको इसको वीडियो के माध्यम से देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं, देखिए अशोक के अधिकांश लेख प्रावमत भाषा में क्यों है? देखिए अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है ना वो प्रावमत भाषा में क्यों है? देखिए अधिकांश लोगों द्वारा समझने हेतु, देखिए उस जब अशोक देखिए जब लेख लिखे जा रहे थे तो उस समय जो है प्रावमत जो भाषा थी वो काफ़ी प्रचलित थी, ठीक है। इससे अशोक के शिलालेखों को सभी पढ़ सके और समझ सके, इसीलिए उस भाषा में वो लिखे गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए 40 नंबर। शुंग वंश काल में किस किस महाकाव्य की रचना हुई? देखिए शुंग वंश, देखिए अब देखिए हम शुंग वंश के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। देखिए शुंग वंश के देखिए रामायण महाभारत और मनुस्मृति जो तीनों ही इंपोर्टेंट ग्रंथ है ना, जो महाकाव्य रह चुके हैं, ठीक है। तो शुंग वंश के काल में तीनों की रचना हुई थी, देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। शुंग वंश में ही रामायण की रचना हुई है, महाभारत की रचना हुई है और मनुस्मृति की रचना हुई है, ठीक है। इन तीनों ही महाकाव्य की रचना जो है शुंग वंश के अंतर्गत ही हुई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक तरह हमारे चैनल एग्जाम ग्रुप को आप सब्सक्राइब तरह बेल आइकन को जो ऑल पर जाकर प्रेस कर देगा, ठीक है, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए इस वीडियो चैनल के माध्यम से हम जो भी गवर्नमेंट जॉब निकाली जाती है ना, तो उसका नोटिफिकेशन जो जब भी जारी किया जाता है तो हम इस वीडियो के माध्यम हम इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए सातवाहनों की राजधानी सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? देखिए सातवाहन, ठीक है, सातवाहनों का तो उसकी तो प्रावमत, ठीक है, प्रावमत जो उसकी राजकीय भाषा थी, ठीक है, सातवाहनों की, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 43। संघ संबंध का प्रारंभ कब किया गया था? संघ संबंध का जो प्रारंभ जो है ना 78वीं शताब्दी में किया गया था, ठीक है, 78वीं ईस्वी में यहाँ पर किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए सातवाहन से संबंधित है। सातवाहन वंश काल सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? सातवाहन वंश का जो सर्वश्रेष्ठ शासक रहा है ना उसका नाम है गोमती पुत्र सातकर्णी है, ठीक है। गोमती पुत्र सातकर्णी जो है सातवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक रहा है, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछा भी जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 44। कनिष्क का राजवेद कौन था? देखिए कनिष्क का जो राजवेद था वो चरक था, ठीक है। कनिष्क का जो राजवेद है वो
चरक है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। कनिष्क के युग में कौन कौन से कला का विकास हुआ था? ठीक है, कनिष्क के युग में देखिए गांधार कला का विकास हुआ है, सारनाथ कला का, मथुरा कला का और अमरावली कला का। देखिए ये जो चारों के चारों जो इंपोर्टेंट कलाएं हैं ना, ये अब इनसे एग्जाम में पूछा जाता है। कनिष्क के युग में इन चारों कलाओं का विकास हुआ था। ठीक है, गांधार, सारनाथ, मथुरा और अमरावती। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, 46 पूछते हैं। देखिए भगवान बुद्ध की मूर्तियों का सर्वप्रथम निर्माण किस शैली में हुआ था? देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए गांधार शैली में हुआ था। ठीक है, गांधार शैली का निर्माण कब, किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, गांधार शैली का निर्माण हुआ था। और गांधार शैली किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भगवान बुद्ध से। ठीक है, भगवान इस शैली में क्या था, भगवान बुद्ध की मूर्तियों को जगह जगह स्थापित किया गया था। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 47। ये देखिए बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? देखिए बौद्ध धर्म का जो विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो महाविभाषा शास्त्र को। देखिए महाविभाषा शास्त्र को जो है ना बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका पीसीएस लेवल पे भी पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, आप छोटी मोटी अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये पीसीएस लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, 48 नंबर पढ़ते हैं। देखिए कनिष्क का दरबारी कवि कौन था? तो कनिष्क का जो दरबारी कवि था वो अश्रु घोष था। ठीक है, कनिष्क का जो दरबारी कवि है उसका नाम अश्रु घोष है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हम इसमें पढ़ा चुके हैं आपने पढ़े भी हैं। ठीक है, तो आप जान गए होंगे कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 49 पढ़ते हैं। कनिष्क के शासनकाल में कौन कौन से विद्वान थे? देखिए कनिष्क के जो शासनकाल में कौन कौन थे? असुर घोष उनके शासनकाल में थे, नागार्जुन थे, वसुमित्र थे और चरक थे। चरक जो है ना एक प्रसिद्ध चिकित्सक रहे हैं। ठीक है, बहुत ही महान चिकित्सक रहे हैं चरक। ठीक है, तो चारों के चारों ये जो है महान विद्वान जो है ना कनिष्क के शासनकाल में रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ लेते हैं। नागार्जुन को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, नागार्जुन को एक अन्य नाम था भारत का आइंस्टाइन। ठीक है, नागार्जुन का जो उपनाम था वो भारत का आइंस्टाइन के नाम से भी उसे जाना जाता था नागार्जुन को। ठीक है, और नागार्जुन जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ते थे। देखिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? देखिए गुप्त काल को स्वर्ण युग। ठीक है, गुप्त काल के जो गुप्त काल का जो युग था ना उसे स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये आपसे पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो इसे बिल्कुल भी आप इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए वाला क्वेश्चन नंबर 52। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? देखिए गुप्त वंश का जो प्रथम महान सम्राट की बात की जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, गुप्त देखिए यहाँ पर गुप्त वंश की बात की गई है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, गुप्त वंश, तो चंद्रगुप्त प्रथम हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलिए क्वेश्चन नंबर 53। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराजा अधिराज। ठीक है, महाराजा अधिराज की उपाधि जो है धारण की गई थी। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये देखिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय इतिहास में किसे भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? देखिए भारतीय इतिहास में, ठीक है ध्यान दीजिएगा, भारतीय नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त को देखिए इन्होंने इनका एक सिक्के पर चित्र भी बना हुआ है। ठीक है, जिसमें वो वीणा बजा रहे हैं। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जाता है कि एक सिक्के पर जब खुदाई के दौरान एक सिक्के पर जो है एक व्यक्ति को वीणा बजाते हुए देखा गया था, उसका वो कौन था? तो वहां पर हमारा आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 55। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? देखिए समुद्रगुप्त को देखिए काफी बहुत ही महान क्षत्रिय वीर के शासक रहे हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त। देखिए क्या लिखा गया है, देखिए क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़े, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता? देखिए 100 अप्रोक्स 100 युद्ध उन्होंने जीते हुए थे। ठीक है, समुद्रगुप्त ने। देखिए अब आप किसी ने कुशल योद्धा रहे होंगे वो अपने समय में, आप खुद जरा सोच कर देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 56। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य। ठीक है, तो इस तरह की ट्रिक देखिए, इस तरह की जो ना आप ट्रिक से क्वेश्चनों को याद कर सकते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। ठीक है, तो आप चंद्रगुप्त प्रथम या फिर चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, तो इस तरह से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य, तो इस तरह से ट्रिक से भी आप देखिए क्वेश्चन याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57।
चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री आया था? ठीक है, तो फाजियान जो है ना आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 58, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध कवि व नाटककार कौन था? ठीक है, तो कालिदास। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय में जो कि शासनकाल में प्रसिद्ध कवि व नाटककार जो था कालिदास था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? ठीक है, चंद्रगुप्त धनवंतरी। ठीक है, प्रसिद्ध चिकित्सक रहे हैं धनवंतरी जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार रिपीट भी होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, देखिए इस वीडियो में देखिए हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आपको कवर किया। ये जो क्वेश्चन है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ना एनसीईआरटी की किताबों में लिखे हुए हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यदि हमारे द्वारा दी गई ये जितने भी क्वेश्चन है यदि आपको अच्छे लगे हैं और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपकी थोड़ी भी हेल्प कर सकते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देगा तथा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तथा हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रूप को आप सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को ऑल बजाकर प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई नोटिस जारी किया जाता है तो उसका वीडियो भी हम इस वीडियो चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के यूनिक क्वेश्चनों के साथ।